Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 5th of September 2021। तो 5 सितंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर साइड एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। आज एक और चीज़ मैं बताता हूँ जो रिवीजन सीरीज़ के कंटेंट में, चूँकि यूपीएससी एग्ज़ाम थोड़ा पोस्टपोन हो गया था तो कुछ महीने और एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं। तो रिवीजन सीरीज़ की वीडियो आज से मैं डालना शुरू कर दूंगा। आज शाम को 7 बजे पहला वीडियो अपलोड हो जाएगा, है ना। तो प्लीज़ आप लोग अपना लॉगिन पासवर्ड जो भी रहा हो वो फिर से याद कर लीजिए, देख लीजिए वेबसाइट का, ताकि आज से फिर आप कंटेंट देख लें। मैं आज आपको यहाँ बता रहा हूँ ताकि आप शाम को उसको देख लें। 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो डू सी दैट एज वेल। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। पहला सवाल है इलेक्शन का। पहला जो सवाल है, लेट मी गो टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील। इनमें से कौन सा कोर प्रिंसिपल है पंचशील का। फर्स्ट इज नॉन अलाइनमेंट, सेकंड इज म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, थर्ड इज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, फोर्थ इज पीसफुल को एग्जिस्टिंग, फिफ्थ इज इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से पंचशील के कोर प्रिंसिपल्स है। ऑप्शन आर 1 2 3 4, 1 2 4 5, 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वर इंटीग्रेटेड बाय रेफरेंडम इन इंडिया। इनमें से कौन से रीजन्स रेफरेंडम के थ्रू इंटीग्रेट हुए थे। फर्स्ट इज हैदराबाद, सेकंड इज जूनागढ़, थर्ड इज सिक्किम, फोर्थ इज नागालैंड। अब आपको ऑप्शंस देने हैं, 2 एंड 3, 1 एंड 4, 1 2 एंड 3 या 3 एंड 4। इनमें से कौन से रेफरेंडम के थ्रू आए थे। तीसरा सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। इंडिया के 5 ईयर प्लान्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द ड्यूरेशन ऑफ प्लान हॉलीडे वाज फ्रॉम 1966 टू 1969। सेकंड इज गरीबी हटाओ स्लोगन वाज गिवन ड्यूरिंग द 4th 5 ईयर प्लान। थर्ड इज 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द पीसी महालनोबिस मॉडल। थर्ड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस मॉडल। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 ओनली या 1 2 and 3। so these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions. I hope you will try to answer. Easy questions है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आप आंसर करने की कोशिश करिए, है ना। लेट्स मूव टू द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। पहली जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो है ग्लू ग्रांट स्कीम के बारे में। तो व्हाट इज दिस ग्लू ग्रांट स्कीम। न्यूज़ में थी, कल पीआईबी में भी आई थी। लेट मी टेल यू। सो इस पे ग्लू ग्रांट स्कीम के अंतर्गत क्या होगा, अभी रिसेंटली बजट में अनाउंस की गई है ये स्कीम, ग्लू ग्रांट स्कीम और क्रेडिट स्कीम। तो ग्लू ग्रांट स्कीम में ये बोला गया है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं इन द सेम सिटी, ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सेम सिटी, दे विल बी इनकरेज्ड टू शेयर रिसोर्सेज, इक्विपमेंट एंड इवन अलाउ देयर स्टूडेंट्स टू टेक क्लासेस फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस एक ही सिटी में रहेंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, इक्विपमेंट शेयर कर सकते हैं एंड इवन अलाउ कर सकते हैं स्टूडेंट्स को टू टेक द क्लासेस फ्रॉम ईच अदर। मतलब कि एक इंस्टीट्यूट का बंदा दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके क्लास ले सकता है, दूसरे इंस्टीट्यूट का बंदा एक इंस्टीट्यूट में जाके क्लास ले सकता है। सो दिस इज द ग्लू ग्रांट स्कीम, जिसमें कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो एक ही सिटी में है वो रिसोर्सेज को, इक्विपमेंट्स को और इवन क्लासेस को शेयर कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी की तरफ पहला स्टेप है, ऐसा ऑथर का कहना है। एंड वी इंटेंड टू स्टार्ट दिस फ्रॉम द सेकेंड सेमेस्टर ऑफ द करंट एकेडमिक ईयर। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये सेकेंड सेमेस्टर ऑफ द करंट एकेडमिक ईयर से स्टार्ट हो जाएगी चीज़। एंड दिस अल्टीमेटली फैकल्टी विल बी एबल टू डिज़ाइन जॉइंट कोर्सेज। तो जो फैकल्टी होगा वो जॉइंट कोर्सेज भी डिज़ाइन कर सकेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्कीम, काफ़ी अच्छी है एंड कई जगहों पर डुप्लीकेशन प्रिवेंट होगा। इस स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर एक इंस्टीट्यूट के पास कोई चीज़ है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे इंस्टीट्यूट को लेने की जरूरत नहीं है, तो डुप्लीकेशन जो होता है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज द बिग बेनिफिट ऑफ दैट, डुप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक और स्कीम न्यूज़ में थी, वो थी क्रेडिट बैंक स्कीम। तो क्रेडिट बैंक स्कीम क्या है। दिस इज द फर्स्ट स्कीम, एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा। एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा। अब ये एकेडमिक क्रेडिट बैंक है ये। अब इसमें क्या होगा, हर एकेडमिक सेपरेट एकेडमिक काउंसिल रहेगी ऑफ ईच यूनिवर्सिटी। हर एकेडमिक काउंसिल बनाई जाएगी हर यूनिवर्सिटी में, जो कि ये इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी। और इसमें होगा क्या, द सिस्टम विल अलाउ द स्टूडेंट्स टू अटेन क्वालिफिकेशन बाय अमेसिंग क्रेडिट्स रादर देन स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑन कैंपस। तो अब इसमें क्या होगा कि जो ड्यूरेशन से नहीं दिया जाएगा, जो डिग्री है वो ड्यूरेशन से नहीं दी जाएगी। उसमें क्या है, इसमें बच्चों को क्वालिफिकेशन के लिए क्रेडिट्स
का इंतजाम करना पड़ेगा। अपनी क्रेडिट्स आप इकट्ठी करते रहिएगा, जब आपकी क्रेडिट उस लेवल तक पहुंच जाएगी, अब वो 4 साल में पहुंच जाए, वो 3 साल में पहुंच जाए, वो 10 साल में पहुंच जाए, जब आप उतनी क्रेडिट अमास कर लेंगे तो आपकी वो फिर डिग्री या क्वालिफिकेशन कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सो अ सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट्स वुड ऐड अप टू अ सर्टिफिकेट, देन टू अ डिप्लोमा एंड देन अ डिग्री, अलाउइंग मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। तो जैसे क्या होता है, इसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट होगा। कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लो मैं हूँ, सपोज दिस इज मी, एंड मैं किसी कॉलेज में गया, ठीक है ना, आई एम गोइंग टू दिस कॉलेज सी। अब मैं यहाँ पे मुझे 50 क्रेडिट चाहिए अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए। सपोज करो मैंने 20 क्रेडिट इकट्ठे कर लिए। अब मेरा कुछ घर में पर्सनल काम आ गया 1 साल का, तो मैं वहाँ चला गया, ठीक है ना। फिर वापस मैं 1 साल बाद यहाँ पे आया, मेरी क्रेडिट 20 ही रह गई, है ना। फिर मैंने 20 कर लिए, फिर मैं चला गया, फिर आ गया, फिर मैंने 10 कर लिया, जैसे ही मैंने 50 कर लिए मेरे को डिग्री मिल गई। तो इससे बेनिफिट क्या हो, कॉलेज में आप छोड़ नहीं सकते, बीच में मान लो आपको 1 साल के लिए कहीं जाना पड़े, 1 साल आपका पूरा घर कहीं कुछ इधर उधर हो जाए, तो आप कॉलेज में तो इस तरह से नहीं छोड़ सकते थे, है ना, कि बाद में आप आएंगे सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे में आप क्या है, क्रेडिट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट पॉइंट मिल जाते हैं, आपकी टोटल क्रेडिट पे आपको डिग्री मिल जाएगी, आप वो काम कोशिश करते रहते हो, ठीक है ना। स्टूडेंट्स कैन अर्न अप टू 40% ऑफ द क्रेडिट इन ऑनलाइन स्वयं क्लासेस रादर देन इन फिजिकल क्लासरूम। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि स्वयं क्लासेस जो होती है ना, स्वयं क्लासेस के थ्रू, स्वयं ऑनलाइन मॉडल्स के थ्रू, MOOC के थ्रू 40% तो क्रेडिट आप वहीं से इकट्ठी कर सकते हो, है ना। एंड दिस इज द बिग बेनिफिट। So these are the 2 important news items from the day, जिसमें PIB के भी कुछ important news item थे। तीसरी न्यूज़ है वनियार मूवमेंट के बारे में। अब ये वनियार मूवमेंट क्या है, सो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मेमोरियल इन विलुपुरम टू पीपल किल्ड इन पुलिस फायरिंग एंड क्लैशेज इन 1987। अब 1987 में, एक्चुअली में 1987 में विलुपुरम नाम का गाँव था जहाँ तमिलनाडु में, जहाँ पे वनियार कम्युनिटी रहती थी, और वनियार कम्युनिटी ने रिजर्वेशन के लिए मूवमेंट किया था। द मूवमेंट वाज देयर फॉर रिजर्वेशन फॉर द वनियार कम्युनिटी। तो याद रखेगा ये वनियार मूवमेंट है 1987 का, जो कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। रिजर्वेशन की डिमांड करने के लिए वनियार कम्युनिटी ने किया था। और वनियार आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंसोलिडेटेड बैकवर्ड कम्युनिटीज इन द स्टेट। दे हैड रेज्ड मैसिव प्रोटेस्ट इन द 1980s डिमांडिंग 20% रिजर्वेशन। तो 20% रिजर्वेशन की डिमांड की थी इन लोगों ने, है ना, दैट वाज देयर इन एट दैट टाइम। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। एंड 2% इन्होंने सेंट्रल सर्विसेज में भी डिमांड की थी। एंड द मूवमेंट वॉज बैक्ड बाय द जस्टिस पार्टी एज वेल एज द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। जस्टिस पार्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट दोनों ने ही सपोर्ट किया था इनको, ठीक है ना। दैट वाज द थिंग विच वाज इंपॉर्टेंट। तो वनियार कम्युनिटी, वनियार मूवमेंट, आई होप यू विल रिमेंबर दिस, आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगली न्यूज़ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स बाईपोल्स एंड्स बंगाल सस्पेंस। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाईपोल इलेक्शन के लिए कह दिया है वेस्ट बंगाल में। आई थिंक 3 सीटों पे वेस्ट बंगाल में बाई इलेक्शंस होंगे, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं बता देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट, इंडिपेंडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता होगा, विच हैज़ बिन क्रिएटेड टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस रेगुलरली, है ना। अब यूनियन, स्टेट और लोकल बॉडीज़ तीनों के इलेक्शन ये कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है ना। द मेन चीज़ है कि द इलेक्शन कमीशन आर इस्टेब्लिश इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन 25 जनवरी 1952 के बना था, 25 जनवरी 1950 को ये बना था। इलेक्शंस आर गवर्नड बाय पार्ट 15 फ्रॉम आर्टिकल 324 टू 329। याद रखिएगा ये बना कब था, 25 जनवरी 1950 को, पार्ट 15 में लाई करता है। आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 के बीच का है। तो आर्टिकल 324 एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 हो गया। इट गवर्न्स द प्रोविजंस रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड वोटर रजिस्ट्रेशन। तो इलेक्टोरल रोल बनवाना है, वोटर रजिस्ट्रेशन करने का काम, ये सब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के अंतर्गत है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, डिलिमिटेशन कमीशन 1952, ये भी कुछ हिस्सा इलेक्शन को गवर्न करने में रखते हैं। कुछ प्रोविजंस कहीं पे दिया है, डिलिमिटेशन में दिया है, कुछ किसी और में दिया है, ठीक है ना। फिर आर्टिकल 324(1) जो है वो बताता है कि किस तरीके से द सुपर इंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल फॉर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट शैल बी वेस्टेड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रहेगा क्या क्या, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट
ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सब वेस्टेड रहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी का जो इलेक्शन रहता है वो वेस्टेड रहता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास। याद रखिएगा, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी का जो रहता है वो वेस्टेड किसके पास रहता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास रहता है। आर्टिकल 243 के से लेकर के आर्टिकल 243 के और 243 ZA आर्टिकल है, याद रखिएगा, आर्टिकल 243 के एंड आर्टिकल 243 ZA ये है, मतलब पंचायत के लिए 243 के है, म्यूनिसिपैलिटी के लिए आर्टिकल 243 ZA है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ईयर मैंने आपको बता ही दिया, आर्टिकल 324 बता दिया, 324(1) बता दिया। इलेक्शन कमीशन के पास क्या क्या है? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये रहता है। पंचायत म्यूनिसिपैलिटी का किसके पास है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास है, जिसमें आर्टिकल 243 के हो गया आपका पंचायत के लिए एंड 243 ZA हो गया आपका म्यूनिसिपैलिटी के लिए। फिर आर्टिकल 342 जो है, सबसेक्शन 2 जो है, वो बोलता है द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमीशन एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। तो मतलब कि एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके बाद इतने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जितना प्रेसिडेंट को लगे कि ठीक है। तो प्रेसिडेंट को अभी लग रहा है कि 2 ठीक है, तो अभी प्रेजेंटली जो है वो 2 है, तो 1+2 प्रेजेंटली चल रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट को लग रहा है कि 1+2 होना चाहिए, इसलिए अभी 2 चल रहा है। The President may appoint after consultation with the Election Commission and such regional commissioners as he may she consider necessary। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के साथ डिस्कशन करके प्रेसिडेंट अगर चाहे तो कुछ रीजनल कमिश्नर्स भी अपॉइंट कर सकता है, अगर उनको लगता है कि इलेक्शन के परफॉर्मेंस से कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा और इलेक्शन का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो वो बिल्कुल कर सकता है, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग। तो ये थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के बारे में था। ये इलेक्शन कमिश्नर के बारे में नहीं बता रहा था मैं आपको, इलेक्शन कमीशन के बारे में बता रहा था। ये आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके रखना है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सेंट्रल विस्ता एवेन्यू टू बी रेडी सून। अब ये है, बिल्कुल आप सबको पता है, सेंट्रल विस्ता आपको पता है दिल्ली में नया पार्लियामेंट बन रहा है, पूरा रीजन रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो ये अब जल्दी से जल्दी होने की संभावना है। लोग लगे हुए हैं, गवर्नमेंट बिल्कुल लगी हुई है कि उसको जल्दी जल्दी बना दिया जाए। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसको हम डिस्कस करें। यू कैन मूव विद मी वेरी इजीली, ठीक है। इस पार्ट में भी ऐसा कुछ नहीं था। अगली न्यूज़ है, रीइंस्टेट 3 ड्रॉप्ड टेक्स्ट सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स का ये कहना है कि जो 3 टेक्स्ट ड्रॉप किए गए हैं उनको आप फिर से ऐड करिए। तो मैंने आपको परसों भी ये न्यूज़ बताई थी, है ना, जब अपन डिस्कशन कर रहे थे कि 3 राइटर्स हैं जिनके टेक्स्ट को ड्रॉप किया गया है फ्रॉम द सिलेबस ऑफ इंग्लिश ऑनर्स का जो सिलेबस था वहाँ से ड्रॉप किया गया है। अब यहाँ पे कंटेंट था महाश्वेता देवी का, बामा का एंड सुकीर्तनी का, है ना। तो बामा का था, महाश्वेता देवी का था एंड सुकीर्तनी का कंटेंट था। तो मैंने आपको उस दिन इसका मैकेनिज्म भी बताया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, कि क्या होता है कि पहले एकेडमिक काउंसिल होती है जो कि डिसीजन लेती है, उसके बाद एक ओवरसाइट कमेटी रहती है। तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि गलती इन्होंने ये की कि ओवरसाइट कमेटी ने सिंगल हैंडेडली फैसला ले लिया, जबकि कोई एकेडमिक काउंसिल जो थी इंग्लिश की उसने कहीं भी ये नहीं कहा था कि इन टेक्स्ट को ड्रॉप करना है। तो जो एकेडमिक काउंसिल का डिसीजन था वो डेमोक्रेटिक डिसीजन होता है जिसमें सारे प्रोफेसर्स मिल करके डिसीजन लेते हैं। बट यहाँ पे जो ओवरसाइट काउंसिल थी उसने सिंगल हैंडेडली ये डिसीजन ले लिया, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। कंटेंट का नाम मैंने उस दिन आपको बताया था, एक याद रखिएगा, जैसे महाश्वेता देवी का द्रौपदी मैंने आपको बताया था, है ना, एंड सुकीर्तनी का कंटेंट है, बामा फौस्तानी का कंटेंट है। तो इनको चेंज किया गया है। अब इंडियन जो चेंज करने का रीज़न था वो क्या बताया गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक तो जो ग्रूसम सेक्सुअल कंटेंट था, इसमें ग्रूसम सेक्सुअल कंटेंट था, दूसरा जो उन्होंने रीज़न दिया था वो ये दिया था कि आर्मी को जो है वो बैड लाइट में दिखाया गया है। सो ग्रूसम सेक्सुअल कंटेंट एंड आर्मी को बैड लाइट में दिखाना, ये रीज़न दिया गया था, ठीक है ना, कि इसको क्यों हटाया जा रहा है, ठीक है। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कहना है, इट इज़ रादर शॉकिंग दैट दिल्ली यूनिवर्सिटी मेक्स अ स्टेटमेंट इन विच इट says that the diversity inclusion can be done without consideration of religion, caste and creed, when by definition diversity and inclusion means including diverse voices। तो यहाँ पे प्रोफेसर का ये कहना है कि भैया ये बहुत ही अनोखी बात इन्होंने बोली कि डाइवर्सिटी की बात आप कर रहे हो और आप डिफरेंसेस को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, डाइवर्सिटी की बात कर रहे हो लेकिन रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड की बात किए बिना। तो ये तो
पॉसिबल नहीं है ना कि डाइवर्सिटी की बात आप कर सको बिना किसी रिलीजन के, कास्ट के और क्रीड के। तो ऐसे में बातचीत तो होगी कंटेंट में। अगर चलो किसी एक कास्ट का कंटेंट भी है सपोज करो, तो भी आप डाइवर्सिटी के अंदर उसको शोकेस कर सकते हो। दिस इज व्हाट द प्रोफेसर्स आर सेइंग एंड देयरफॉर दे वांट द टेक्स्ट टू बी रीइंस्टेटेड। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। आगे मूव करते हैं, तालिबान अपोजिशन बैटल फॉर पंजशीर। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि पंजशीर वैली जो है अफगानिस्तान के अंदर लोकेटेड है, जिसको जीतने के लिए अब तालिबान प्रयास कर रहा है। लेकिन 600 से ज़्यादा तालिबान के जो मैं तो मिलिटेंट ही बोलूँगा, तालिबान के जो मिलिटेंट्स हैं उनकी वो ख़त्म हो गए हैं इन द पंजशीर वैली फाइटिंग फॉर दैट, है ना। पंजशीर के लिए लड़ रहे थे वो, वहाँ पे उनकी डेथ हुई है। एंड यहाँ पे पंजशीर वैली काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत अभी रेयर है किसी ने कि जीता हो यहाँ पे। ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग कि पंजशीर को किसी ने जीता नहीं आज तक, नो वन हैज़ वॉन बिकॉज ऑफ द रगड टेरेन। उसका टेरेन इतना ज़्यादा रगड है और इतना ज़्यादा मतलब अनइवन है कि वहाँ फाइट करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है ना। और यहाँ पे इसी का फ़ायदा जो वहाँ के लोकल मिलिटेंट्स मतलब लोकल जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ पे वो जीतते हैं। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, 28% ऑफ द 1,38,000 असेस्ड स्पीशीज़ फेस एक्सटिंक्शन। तो अभी रिसेंटली 1,38,374 स्पीशीज़ को असेस किया गया था IUCN के द्वारा, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये पता किया कि 28% यानी कि 28% उनमें से स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि फेस करती हैं रिस्क ऑफ मतलब एक्सटिंक्शन, जो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन फेस करती हैं। अब सबसे बड़ा जो रीज़न है इसका वो है हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इलीगल ट्रेड, ये सारे इसके रीजंस बताए गए हैं। हैबिटेट लॉस एक तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि जो जगह मतलब जानवरों की थी जहाँ वो रहते थे उनको उनमें अब इंसान रहने लगा है। ठीक है ना। उन्होंने वहाँ घर बना लिए हैं, फैक्ट्रीज बना लिया, ये बेचारे कहाँ जाएँ, है ना। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इलीगल ट्रेड। अब कई जगहों पे तो अलग अलग भ्रांतियां हैं, जैसे कि कई जगह पे मेडिसिनल पर्पस के लिए इनका ट्रैफिकिंग किया जाता है, कई जगहों पे कोई सुपरस्टिशियस कॉज के लिए इनका ट्रैफिकिंग किया जाता है। तो ये सब ऑलरेडी होता आ रहा है। एंड वही सारी चीज़ें जो यहाँ पर ऑथर ने बताई है कि ये रीजंस है कि क्यों स्पीशीज़ इतनी ज़्यादा रिस्क में है। अगला जो ऑथर ने एक नाम दिया एक स्पीशीज़ का जिसका नाम है कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड। याद रखिएगा कोमोडो ड्रैगन क्या है, लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड है। इट हैज़ बीन फाउंड ओनली इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड कोमोडो नेशनल पार्क एंड नेबरिंग फ्लोर्स। ये इंडोनेशिया में है। वैसे मैं आपको जगह बता देता हूँ, इंडोनेशिया में लाई करती है कोमोडो ड्रैगन, इंडोनेशिया में लाई करता है। एंड दे आर फाउंड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड कोमोडो नेशनल पार्क भी है, कोमोडो नेशनल पार्क, एंड नेबरिंग फ्लोरेस में भी है। अब यहाँ पे याद रखिएगा IUCN ने कोमोडो ड्रैगन को इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया है। ये देखो इंडोनेशिया का कोमोडो ड्रैगन, इट इज़ लिस्टेड एज इंडेंजर्ड, ये भी आप याद रखिएगा। कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया का भी है। एंड IUCN ने लॉन्च किया है ग्रीन स्टेटस। द IUCN ने फाइनली लॉन्च किया है ग्रीन स्टेटस। अब ग्रीन स्टेटस क्या है, द फर्स्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर असेसिंग स्पीशीज रिकवरी एंड मेजरिंग कंजर्वेशन इम्पैक्ट्स। तो अब ग्रीन स्टेटस का मतलब क्या रहेगा, IUCN ने ग्रीन स्टेटस मतलब कि एक स्टैंडर्ड, एक स्केल लॉन्च की है जिससे आप असेस कर सकते हो कि स्पीशीज़ की रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर कंजर्वेशन का कुछ इम्पैक्ट पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो अगर आपको ये चीज़ें पता लगानी कि कंजर्वेशन का कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, या स्पीशीज़ रिकवर हो रही है नहीं हो रही है, तो आप ग्रीन स्टेटस के थ्रू ये चीज़ जान सकते हैं। IUCN ने ग्रीन स्टेटस लॉन्च किया है। IUCN न्यूज़ में तो बता दूं IUCN के बारे में, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। IUCN इज़ अ मेंबरशिप यूनियन यूनिकली कंपोज्ड ऑफ बोथ द गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें गवर्नमेंट्स भी इंक्लूडेड हैं और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी इंक्लूडेड हैं। 1948 में इसको क्रिएट किया गया था। इट वॉज क्रिएटेड इन 1948, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। एंड इट इज़ द ग्लोबल अथॉरिटी ऑन द स्टेटस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड मेजर्स नीडेड टू सेफगार्ड इट। मतलब कि नेचुरल हो गया, वर्ल्ड हो गया, नेचर हो गया, नेचर वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मेजर्स चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स चाहिए, वो सब ये डिसाइड करता है। हेडक्वार्टर इसका स्विट्ज़रलैंड में है, दस हेडक्वार्टर इज इन स्विट्ज़रलैंड। IUCN एक लिस्ट निकालता है थ्रेटेंड स्पीशीज़ का, जिसमें अलग अलग सेट ऑफ स्पीशीज़ हैं। इसके अंतर्गत नॉट इवेल्युएटेड भी रहती हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ भी हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी है, इंडेंजर्ड भी है, वल्नरेबल भी है ना, लीस्ट कंसर्न भी है। तो ये सब स्पीशीज़ यहाँ पे रहती हैं। एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट अथॉरिटेटिव गाइड टू द स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो IUCN रेड लिस्ट आती है। एंड इट इज़ अ की इंडिकेटर ऑफ द SDGs एंड Aichi टारगेट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्पीशीज़ का स्टेटस ही बताता है कि आपने Aichi टारगेट्स को कितना पूरा कर लिया, कितना कर लिया, SDGs को कितना कर लिया अचीव, है ना। तो दैट इज़ द थिंग।
आसियान इन्वॉय होल्ड टॉक विद म्यांमार जुंटा। तो आसियान का जो इन्वॉय है उसने जल्दी से अभी टॉक किया है म्यांमार जुंटा में। आप सबको पता है कि म्यांमार में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, है ना, उसको हटा करके अब वहाँ पर मिलिट्री ने अपना राज्य स्थापित कर लिया है। ऑंग सैन सू की को रिप्लेस करके उन्होंने मिलिट्री ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो ऐसे में बीच बीच में आसियान बात कर रहे हैं कि भैया डेमोक्रेटिक सेटअप को दोबारा स्टेब्लिश जान दो, इलेक्टेड गवर्नमेंट को दोबारा जान दो, है ना, इलेक्शन करवाओ जल्दी से जल्दी। एंड एक्सेस चाहते हैं, ऑंग सैन सू की एक्सेस चाहते हैं। तो ऐसे में आसियान के बारे में आपको बता दूं कि आसियान बोले तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है ना। आसियान का मतलब क्या, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी अमिड राइजिंग टेंशंस अमंग द एशिया पैसिफिक। तो याद रखिएगा, एशिया पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रमोट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसको आसियान बोलते हैं। मोटो है आसियान का वन विजन वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। तो वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, इसका निमोनिक आपको कैसे याद रखना है, इसमें विक्ट्री, मतलब कि आसियान को एक विक्ट्री चाहिए केवल, है ना, विक्ट्री VIC, विजन आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी। तो एक विक्ट्री चाहिए, इसलिए उन्होंने विक किया है, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। 8 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है आसियान डे, है ना। आसियान डे 8 अगस्त को होता है। आसियान का सेक्रेटेरिएट जो है वो इंडोनेशिया जकार्ता में है। द सेक्रेटेरिएट ऑफ आसियान इज इन इंडोनेशिया जकार्ता, ये भी आपको याद होना चाहिए। एंड इसके 10 मेंबर हैं, ये तो आप सबको पता है कि इसके 10 मेंबर हैं। कई कोड भी बना है, IPL TV, इस तरह से आप याद रखते हैं, है ना, MBBS। तो I से इंडोनेशिया है, M से मलेशिया है, एंड आपका P से फिलीपींस है, S से सिंगापुर है, याद रखिएगा, S से सिंगापुर है, T से थाईलैंड है। TV बोलते हैं ना, TV, तो TV में देखो थाईलैंड और वियतनाम आ गया। फिर MBBS बोलते हैं, तो M से मलेशिया आ गया, फिर B से आपका ब्रुनई आ गया, फिर B से आपका बर्मा आ गया, जिसको हम म्यांमार बोलेंगे, बर्मा, MBB, और S आपसे सिंगापुर आ गया, है ना। फिर IPL से I से इंडोनेशिया आ गया, P से फिलीपींस आ गया, और L से लाओस आ गया। और ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक लास्ट आपका कंबोडिया बचा। तो IPL TV MBBS IPL 4 3 7, और TV 2 9 हो गया MBBS, और C मतलब कि MBBS IPL TV में देखेंगे, देखना यानी C होता है ना। तो IPL MBBS जो हैं, MBBS जो लोग रहते हैं वो IPL किस में देखेंगे, TV में देखेंगे, यानी कि देखेंगे ना C। तो ये MBBS हो गया मलेशिया, ब्रुनई, बर्मा, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपीन, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम एंड कंबोडिया। तो ये हो गया आपके 10 के 10 मेंबर्स। दीज आर द 10 मेंबर्स ऑफ आसियान। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। और ये निमोनिक्स आपको वो भी याद रखना है। 1967 में आसियान इस्टेब्लिश हुआ था विद द साइनिंग ऑफ आसियान डिक्लेरेशन, इसको कि बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन हुआ था 1967 में, तब इसको आसियान बनाया गया था। तो ये आपको पता होना जरूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। यहाँ पर है सॉइल माइक्रोब्स कैन मेक फॉर अ ग्रीनर रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे सॉइल माइक्रोब्स के बारे में बात की गई है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, पहले तो म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल दिया गया है। इन्होंने बोला है कि भैया जो प्लांट्स हैं और फंगाई हैं वो बहुत पहले से एक म्यूचुअल अरेंजमेंट में रहते हुए आ रहे हैं, है ना। बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा म्यूचुअल अरेंजमेंट रहता था। अगर आप देखें तो रूट्स आर फंगस एसोसिएशन, जो रूट्स वाले रीजन रहते थे वो फंगस एसोसिएशन को शो करते थे। इसमें राइजॉइड्स इन्होंने बोला है, शुगर जस्टिंग दैट रूट्स को इवॉल्व विद फंगाई, रूट्स जो हैं वो फंगाई के साथ इवॉल्व हुई हैं। इसमें एग्जाम्पल इन्होंने पेनिसिलियम का लिया है, आप भी नोट कर लीजिएगा पेनिसिलियम का एग्जाम्पल। द फंगस फ्रॉम विच अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आइसोलेटेड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो जो पेनिसिलियम था, स्पीशीज ऑफ पेनिसिलियम एक फंगस था जिससे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या निकाला था, एंटीबायोटिक निकाला था, पेनिसिलियम फंगस से ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन निकाला था। फंगस एंड रूट आइसोलेशन जो एसोसिएशन है, फंगस और रूट का जो एसोसिएशन है उसको बोलते हैं माइकोराइजे। माइकोराइजे याद रखेंगे, लाइकेन्स प्लस फंगाई हम बोलते हैं ना, लाइकेन्स प्लस फंजाई, ये याद रखिएगा। लाइकेन्स प्लस फंजाई का जो एसोसिएशन है उसको माइकोराइजे बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड माइकोराइजे।
एंड ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूचुअलिज्म। आप सबको पता होगा ना कि जैसे जो एसोसिएशन है, इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा होगा, एसोसिएशंस अलग अलग तरीके से होता है। एक होता है म्यूचुअलिज्म होता है, एक होता है कंपटीशन होता है, पैरासिटिज्म होता है ना, एमेंसलिज्म होता है, कमेंसलिज्म होता है। तो ये अलग अलग होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता दूं क्या। तो जैसे अगर मान लो म्यूचुअलिज्म है, मैं कुछ सिंबल्स के थ्रू बता देता हूँ। म्यूचुअलिज्म है तो ये है प्लस प्लस, मतलब कि दोनों को बेनिफिट होगा। कमेंसलिज्म होगा तो होगा प्लस जीरो, एक को फायदा एक नहीं। अमेंसलिज्म होगा तो माइनस जीरो, मतलब एक को नुकसान और दूसरे को कोई इम्पैक्ट नहीं। और कंपटीशन होगा तो माइनस 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 माइनस, और पैरासिटिज्म होगा तो प्लस माइनस। ठीक है ना। तो ये आपको जो सिंबल्स मैंने बताया ना, इससे आप याद रख सकते हैं कि एक स्पीशीज को फायदा होगा, कि एक को नुकसान होगा, एक को फायदा होगा, एक को कुछ नहीं होगा। तो ये अलग अलग तरीके से एसोसिएशन है जो कि होता है प्लांट्स का, याद रखिएगा। बैक्टीरिया दैट एसोसिएट विद रूट्स आर कॉल्ड राइजोबैक्टीरिया। तो ये भी याद रखिएगा कि ऐसे बैक्टीरियाज जो एसोसिएट करते हैं रूट्स के साथ, उनको बोलते हैं हम राइजोबैक्टीरिया बोलते हैं, उनको राइजोबैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये भी इस न्यूज़ आइटम में आपको पता चल गया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। व्हाट आर द न्यू आईटी रूल्स ऑन पीएफ सेविंग्स। अब यहाँ पे पीएफ सेविंग में नए आईटी रूल्स लेकर के आए हैं, इनकम टैक्स रूल लेकर के आई हैं निर्मला सीतारमण जी। तो हम देखते हैं क्या है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया था टैक्सिंग द इनकम ऑन पीएफ कंट्रीब्यूशन, जो प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन होगा किसी इंप्लॉय का, अगर वो 2.5 लाख से ज़्यादा की लिमिट एक साल में होता है, अगर वो 2.5 लाख से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन करता है तो उस पर टैक्स लगाने की उन्होंने बात की। बाद में जो ये लिमिट थी पीएफ की, वो पीएफ के ऊपर वो 5 लाख कर दी गई है। 5 लाख से ऊपर अगर आपका कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ में, यानी कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, तो वेयर इन द एम्प्लॉयर मेक्स नो कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर अगर आप कंट्रीब्यूशन आपका 5 लाख से ज़्यादा का होता है तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है ना। रेशनल क्या दिया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने ये बोला कि भैया ऑल द इनकम ऑन द प्रोविडेंट फंड अभी तक एग्जेम्प्टेड थी टैक्स से, तो इसका बेनिफिट उठा रहे थे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे, उनको वो इसका बेनिफिट उठा रहे थे। वो पीएफ अकाउंट में 62,000 करोड़ रुपए तक इकट्ठा कर चुके हैं। एक साल में 103 करोड़ रुपए तक ऐड किया है कई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने। तो क्या हो रहा था कि इसका इंडिविजुअल फायदा उठा रहे थे, क्योंकि ये टैक्स फ्री इनकम थी, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स था, तो यहाँ पे इसका बेनिफिट उठा रहे थे ये लोग। एंड गवर्नमेंट नहीं चाहता कि ये लोग ऐसा इसका बेनिफिट उठा पाए, इसलिए उन्होंने ये किया कि अब 5 लाख से ज़्यादा अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो उसमें एक साल में, तो आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा उस इनकम पे। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को रोकने के लिए बेसिकली ये किया गया है। ईपीएफ अकाउंट जो होते हैं वो मैनेज होते हैं बाय द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ईपीएफओ द्वारा मेंटेन होता है। एंड जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सेव करते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, सेव करते हैं। अब ये चीज़ थोड़ा ज़रूर इम्पैक्ट होगी, ऑब्वियसली बात है, अगर आपका कंट्रीब्यूशन 5 लाख के लिमिट से ज़्यादा का है तो आप इसमें इम्पैक्ट होगा आपको। एंड देयर आर ऑल्सो अ फ्यू थाउजेंड लार्ज कंपनीज दैट मैनेज द रिटायरमेंट सेविंग। तो जो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि ईपीएफ अकाउंट मैनेज करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वो भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ऐसे इंडिविजुअल जो अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ रहे थे उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और उन कंपनीज के ऊपर ही पड़ेगा जो कि अपने एम्प्लॉयज के लिए मैनेज करती हैं ईपीएफ अकाउंट और ये सब चीज़ें। ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग, वो भी इम्पैक्ट इससे होगा। अब 2.5 लाख एनुअल कंट्रीब्यूशन लिमिट से अप्लाई टू ईपीएफ मेंबर्स। जो ईपीएफ के मेंबर्स हैं उनके लिए 2.5 लाख की लिमिट लगेगी। एंड जीपीएफ और दूसरे जो पीएफ्स हैं उसमें 5 लाख की लिमिट लगेगी, जहां पे एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। तो याद रखिएगा 2.5 लाख की लिमिट कहां पे रहेगी, ईपीएफ के लिए 2.5 लाख की लिमिट रहेगी, और जीपीएफ और दूसरे जो प्रोविडेंट फंड्स हैं उनके लिए 5 लाख की लिमिट रहेगी। तो ये भी आपको याद रखना है, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये लिमिट याद रखिएगा। ठीक है ना। एंड कैलकुलेशन के लिए 2 अकाउंट में इसको सेपरेट किया जाएगा। एक तो मतलब कि 31 मार्च 2021 के पहले पीएफ बैलेंस आपका कितना था वो देखा जाएगा, वो नॉन टैक्सेबल में आएगा, और 31 मार्च 2021 के बाद जो टैक्सेबल वाला है, जो आप इकट्ठा करेंगे वो टैक्सेबल वाले में आएगा। ऐप स्टोर चैलेंज। अब यहाँ पे साउथ कोरिया ने एक इंपॉर्टेंट रूल निकाला है जिसको कि एंटी गूगल लॉ भी कहा जाता है। कोरिया ने ये कहा है कि भाई गूगल स्टोर, आपको पता है प्ले स्टोर है, गूगल का प्ले स्टोर है, और दूसरा ऐप स्टोर है। आप कभी भी जब कोई ऐप लेने जाते हो तो कई बार क्या होता है कि इन ऐप परचेजेस रहती है, मतलब कि ऐप के अंदर भी आप परचेज कर सकते हैं कुछ चीज़ें, जैसे प्रो वर्जन हो गया, या सपोज कोई गेम खेल रहे हैं आप तो गेम में कुछ आपने खरीद लिया, तो इसमें परचेजेस रहती है, इन ऐप परचेजेस रहती हैं। तो गूगल ने और एप्पल ने अभी तक ये डिसाइड किया था कि आप इन ऐप परचेजेस जो करेंगे वो उनके इनबिल्ट मैकेनिज्म से ही करेंगे, बाहर की कोई एक्सटर्नल लिंक से आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। बट होता क्या था कि गूगल और एप्पल इसमें चार्ज करते थे 30% तक का
कट कर लेते थे अपना पेमेंट चार्जेस। तो ऐसे में कई लोगों ने, बिजनेस होल्डर्स ने, ऐप मैनेजर्स ने बोला कि भाई ये तो बहुत नुकसान हो रहा है, हम कुछ बना रहे हैं, क्रिएशन भी कर रहे हैं और 30% कट जा रहा है। तो अब एक इंपॉर्टेंट फैसला यहाँ पे साउथ कोरिया ने लिया है, उनकी पार्लियामेंट ने पास किया है, जिसमें कि बाहर से, मतलब गूगल प्ले स्टोर में और ऐप स्टोर में गूगल के अलावा या एप्पल मैकेनिज्म है पेमेंट का, उसके अलावा भी पेमेंट हो सकती है। देख रहे हो मतलब कि कितना ज़्यादा इन लोग का वो है, सर्विलेंस चल रहा है कि जरा सा भी आप बोलोगे वो अपने, तो इनके अलावा ही पेमेंट हो सकती है, ठीक है ना। एंड द लॉ ऑल्सो एम्पावर्स द साउथ कोरियन गवर्नमेंट टू इंटरवीन इन पेमेंट डिस्प्यूट्स। अगर कोई पेमेंट डिस्प्यूट है ऐप स्टोर का तो उसमें भी ये इंटरवीन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज अगेन अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट इज इट फॉर द डे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।